नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है। देखिए, आज तो हम कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम अलग अलग पार्ट्स लेकर आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के और डिटेल में उसको डिस्कस भी करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हमारे पास इंपॉर्टेंट अवेलेबल हैं इकोनॉमिक सर्वे के, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट ड्यूरिंग 2020-2021 इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। 2020-21 के दौरान राज्य की आर्थिक विकास दर लगभग कितना रहने की उम्मीद है। तो अगर बात करें विकास दर की कि कितनी एक्सपेक्टेड की गई 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश की विकास दर -6.2%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इतनी जो है वो अनुमानित की गई है। अब ये एक अनुमान लगाया गया है। यहाँ से आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी, तो वो रहेगी -6.2। और हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में जो है वो कितनी विकास वृद्धि दर रही है, तो 4.9% वृद्धि दर रही है 2019-20 में। और 2018-19 में कितनी रही है, 2018-19 में जो है वो 6.5% जो है वो रही है। अब यहाँ पर भी एक वेरिएशन होती है। ये जो हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में वृद्धि दर बताई गई है, ये प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार बताई गई है। और ये जो 2018-19 की बताई गई है, ये द्वितीय संशोधित अनुमान के अनुसार बताई गई है। तो ये सब आप बेसिक याद रखिए, परंतु इम्पोर्टेंट जो है वो है -6.2 जो है ये हिमाचल प्रदेश की विकास दर अभी रहेगी। अगर हम इसी को राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो -7.7% जो है ये यहाँ की गई है। कितनी? -7.7 ये नेशनल लेवल पर जो है वो नापी गई है। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग 2020-2021 इज एस्टिमेटेड एट। तो अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 के दौरान मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है। अगर बात करें कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में जो है वो मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई है, तो ये की गई है 1,83,286। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, अग्रिम अनुमानों में के अनुसार जो है वो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,83,286 रुपये अनुमानित की गई है। ये जो है ये वर्ष 2019-20 में 1,90,407 की तुलना रही है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि एक एस्टिमेट के अनुसार जो है वो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस में 2020-21 में 1,83,286 अनुमानित की गई है। 2019-20 में ये 1,90,407 थी। अगर इनको कंप्लीट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। पहला कथन कहता है कि अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एन अमाउंट ऑफ 1.50 लाख टू द पुअर फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। इस योजना के तहत जो है वो सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित गरीब परिवारों को 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। दूसरी स्टेटमेंट में कहा जाता है कि द गवर्नमेंट हैज़ टारगेट टू बिल्ड 2000 हाउसेज दिस ईयर। तो सरकार ने इस बार ये अनुमान लगाया है कि इस साल जो है वो 2000 घर बनाए जाएंगे। अगर अब दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत पाई जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट गलत क्यों पाई जाएगी ये आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है। सरकार ने जो है वो 1000 घरों का लक्ष्य रखा है, 2000 का नहीं रखा है। एक बात तो ये आपको यहाँ से पता चली। अगर बात करें पहली स्टेटमेंट के बारे में, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को जो है वो प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित होते हैं उनको 1.50 लाख की राशि जो है वो प्रदान करवाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा और ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आप याद रखिए कि ये मुख्यमंत्री आवास योजना है क्या। तो मुख्यमंत्री आवास योजना की हमने बात कर ली। एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या होता है, इस योजना के तहत जो है वो जो लोन दिया जाता है उसमें ब्याज दर जो है वो 6.50% से शुरू होती है। तो इसमें वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी 6.50% से ब्याज दिया जाता है, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है
ऑब्जेक्टिव ऑफ सौर सिंचाई योजना स्कीम इज टू बी डबल फार्मर्स इनकम बाय। तो ये जो सौर सिंचाई योजना है इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है कि सरकार कब तक जो है वो किसानों की आय को दोगुना करेगी। तो ये जो सौर सिंचाई योजना है इसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि सरकार 2022 तक जो है वो किसानों की आय को दोगुना करेगी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सौर सिंचाई योजना के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत जो है वो वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का उद्देश्य जो है वो सरकार ने रखा है। अब सरकार ने जो है वो कृषि सिंचाई के लिए किसानों को सौर ऊर्जा चलित वाटर पंप जो होते हैं उन पर उपदान भी उपलब्ध करवाया है। अब इसके अंतर्गत जो है जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको जो है वो 90% और जो मध्यम और बड़े किसान होते हैं उनको 80% की वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है इस योजना के तहत। अब इस योजना के बारे में ये तो लिखा गया है कि ये 2022 तक फार्मर्स की आय को डबल करेगी, परंतु एक और बात जो हमने जानी वो हमने ये जानी कि 90% असिस्टेंस जो है वो दी जाती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, और जो लार्ज फार्मर हैं और जो बड़े फार्मर्स हैं, बिग फार्मर हैं और मीडियम फार्मर हैं उनको जो है वो 80% की असिस्टेंस जो है वो दी जाती है इस योजना के तहत। एक 80 एक 90, ये दो चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है ई उद्यान पोर्टल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ई उद्यान पोर्टल है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ई उद्यान पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इस ई उद्यान पोर्टल के बारे में आप यहाँ पर देखिए। ई उद्यान पोर्टल जो है एक सिंगल विंडो पोर्टल है। इस पोर्टल के तहत जो है वो फार्मर जो है हॉर्टिकल्चर फार्मिंग सर्विस जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो अब ये आप याद रखिएगा इस ई उद्यान पोर्टल के बारे में। इस पोर्टल के तहत जो है वो किसान घर बैठे बागवानी से रिलेटेड जानकारी या फिर सेवाओं का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे था यहाँ पर एक और बात की गई थी जनमंच की। जनमंच के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, परंतु एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज आपको करवा देता हूँ। इसमें जो है लोगों के साथ सीधा संवाद जो है स्थापित किया जाता है और उनकी शिकायतों को जो है वो दूर किया जाता है। इस जनमंच को जो है वो 3 जून 2018 को स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 3 जून 2018। ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को पूछने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रीजनल रूरल बैंक इज स्पॉन्सर्ड बाय। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसको कौन स्पॉन्सर करता है? तो आरआरबी जो है इसको कौन स्पॉन्सर करता है? इसको स्पॉन्सर करता है पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो पीएनबी के द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया जाता है, ये आप याद रखिए। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को कौन स्पॉन्सर करता है, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को भी इसी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ही स्पॉन्सर किया जाता है, क्योंकि ये जो ग्रामीण बैंक है ये आरआरबी की श्रेणी में आता है। अब बात करें कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 265 ब्रांचेज हैं ग्रामीण बैंक की। ये आप याद रखिए, 265 ब्रांचेज ग्रामीण बैंक की हैं। और अगर बात करें कि कोऑपरेटिव बैंक की कितनी ब्रांचेज हैं, तो कोऑपरेटिव बैंक जो है उसकी 545 ब्रांचेज हैं। 545 ब्रांचेज कोऑपरेटिव बैंक की हैं। उसी तरह अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की, तो हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 218 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल में है। अगर बात करें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जो है वो 217 ब्रांचेज हैं, ये भी याद रखिए। और अगर बात करें कि सबसे अधिक ब्रांचेज किस बैंक की हैं, तो सबसे अधिक ब्रांचेज हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 372 ब्रांचेज हैं पंजाब नेशनल बैंक की। और अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 324 ब्रांचेज हैं। अगर बात करें यूको बैंक की, तो यूको बैंक की 173 ब्रांचेज हैं। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो है वो 176 ब्रांचेज हैं। इसमें एचडीएफसी की 69 ब्रांचेज हैं, आईसीआईसीआई बैंक की 32 ब्रांचेज हैं, और इसी तरह के 3 और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी हैं। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ से बैंकिंग के बारे में। अगर बात करें हिमाचल का लीड बैंक कौन सा है, तो हिमाचल का लीड बैंक है पीएनबी। पीएनबी की 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सबसे अधिक ब्रांचेज हैं। ये हो गए हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना। और उसके बाद यूको बैंक आता है। यूको बैंक जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड करता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बिलासपुर हो गया, शिमला हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया। यहाँ पर यूको बैंक लीड करता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड करता है, एक चंबा हो गया, एक लाहौल। तो ये सब आप याद रखिए बैंकिंग के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द टूरिज्म सेक्टर टू द स्टेट जीडीपी इज अबाउट। तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान कितना रहता है?
देखो हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान जो है वो 7% रहता है। ऑप्शन सी 7% जो है वो सही आंसर है। अब 7% जो है यहाँ पर रहता है इसका कंट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टूरिज्म के सेक्टर में जो है वो कौन सहायता कर रहा है हिमाचल प्रदेश की। टूरिज्म के सेक्टर में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जो है वो हिमाचल प्रदेश की सहायता कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नई राहें नई मंजिलें स्कीम इज रिलेटेड टू। तो ये जो नई राहें नई मंजिलें स्कीम है ये किससे संबंधित है? तो ये नई राहें नई मंजिलें स्कीम जो है ये संबंधित है टूरिज्म से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब टूरिज्म से संबंधित है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि टूरिज्म से तो ये संबंध रखती है, इसकी जो आउटले है वो कितनी है? इसकी आउटले है 50 करोड़ रुपया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो पर्यटन को विकास करने के लिए 50 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है इस नई राहें नई मंजिलें योजना को। अब ये जो नई राहें नई मंजिलें योजना है, इसी योजना के तहत जो है वो मंडी में जो है वो शिव धाम भी बनाया जा रहा है। कांगड़ा का जो बीड़ बिलिंग है वहाँ पर भी जो है वो पैराग्लाइडिंग को विकसित किया जा रहा है और शिमला में जो है जो शिमला को जो चांसल क्षेत्र आता है वहाँ पर जो है वो स्की के लिए जो है वो गंतव्य के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। और इसी योजना के तहत जो है पौंग डैम हो गया, कौल डैम हो गया और लारजी परियोजना हो गया, इन 3 परियोजनाओं में जो है विकास किया जा रहा है ताकि पर्यटन को जो है यहाँ से बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। एट प्रेजेंट जो है वो 2592 किलोमीटर्स ऑफ 19 नेशनल हाईवेज आर मेन लाइफलाइन ऑफ द हिमाचल रोड नेटवर्क। तो वर्तमान में जो है वो 2592 किलोमीटर 19 राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल रोड नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि 19 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में है, ये पहली स्टेटमेंट के अनुसार कहा जाता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आउट ऑफ 19 नेशनल हाईवेज 3 नेशनल हाईवेज आर बीइंग डेवलप्ड और मेंटेन्ड बाय BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये 19 नेशनल हाईवे हैं इनमें से 3 नेशनल हाईवे जो हैं वो BRO के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है, बोथ 1 and 2। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो यहाँ से भी आप कुछ जानिए। यहाँ से आप पहली बात तो ये जानिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में कितने नेशनल हाईवे हैं। तो 19 नेशनल हाईवे जो है वो प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में है। अब 19 नेशनल हाईवे तो हिमाचल प्रदेश में है, इन 19 नेशनल हाईवेज में से जो है 3 ऐसे नेशनल हाईवे हैं जिनको BRO के द्वारा मेंटेन किया जाता है, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी वेरिएशन है। यहाँ पर वेरिएशन ये है कि ये जो 2592 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं इनको भी अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। जैसे कि 1238 किलोमीटर, तो 1238 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवेज हैं उनको स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट SPWD के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इसके बाद 785 किलोमीटर के जो 5 नेशनल हाईवे हैं उन 5 नेशनल हाईवे को जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा डेवलप भी किया गया है और मेंटेन भी किया जा रहा है। और अगर बात करें कि 3 नेशनल हाईवे, तो 569 किलोमीटर के ये 3 नेशनल हाईवे हैं। इन 3 नेशनल हाईवेज को जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? इनको मेंटेन और डेवलप किया गया है BRO के द्वारा। तो ये आप याद रखिए। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2592 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। डिवाइड इस तरह से किया गया है इनको कि 1238 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवेज हैं वो स्टेट PWD के द्वारा मेंटेन और डेवलप किए जा रहे हैं। और अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कितने किलोमीटर किया जा रहा है, तो 785 किलोमीटर यानी कि 5 नेशनल हाईवे इनके द्वारा मेंटेन और डेवलप किए गए हैं। और अगर बात करें BRO के द्वारा, तो BRO ने जो है 3 नेशनल हाईवे 569 किलोमीटर इनकी लेंथ है, इनको मेंटेन और डेवलप कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी विलेजेस आर आइडेंटिफाइड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर मॉडल इको विलेजेस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही है।
देखो ये जो आदर्श पर्यावरण ग्राम योजना है, इस आदर्श पर्यावरण ग्राम योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में 15 गांव में जो है इस योजना को लागू किया जा चुका है और इको विलेज डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जो है इनको स्वीकृति दी गई है। 15 विलेज आप याद रखिएगा कि 15 विलेज ये हैं जहाँ जो इस स्कीम के तहत आते हैं। कौन सी स्कीम? मॉडल इको विलेजेस, यानी कि आदर्श पर्यावरण ग्राम। तो ये सब आप याद रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।